अब पढ़ेंगे हम छठा चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। चलिए पढ़ते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। नीचे जो इसमें दिखाए गए हैं उसमें देखेंगे। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंचे उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। चलिए पहले हम देखते हैं 6.1 चित्र को। इसमें क्या दिए गए हैं, विभिन्न स्थल रूप। जैसे ये ऐसे जो है इनको पर्वत बोला जाता है, उसके नीचे ठीक आ जाता है पठार, और बहुत सारे पर्वतों के समूह को बोला जाता है पर्वत श्रृंखला। फिर उसी में आ जाती है घाटियाँ भी आती है, पहाड़ी भी आती है। पहाड़ियों से फिर इधर नदी निकलती है साइड से जो आती है उसे नदी में मिलती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। और यही नदी समुद्र के मुहाने पे आके नदी मुहाना बनाता है और उसी जगह डेल्टा का भी निर्माण होता है। और यही नदी का पानी कहीं अगर सकरी जगह में फंस जाए उसे झील कहते हैं। और नदी के मुहानों के पास जो 3 क्षेत्रों से पानी से घिरा होता है उसे वितरिका कहते हैं। और उसी जगह और स्थल रूप होते हैं जिसे प्रायद्वीप भी कहते हैं, जो कि 3 क्षेत्रों से लगभग 4 क्षेत्रों से पानी से घिरा होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है अपना जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ से कि यह दो जल के निकायों को जोड़ने या उनका रास्ता अवरुद्ध करता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। और इन्हीं के किनारों को तट कहा जाता है। इधर जल संधि है जहाँ पे कि एक बड़े जल का समूह और दूसरे जल का समूह को थोड़े से सांकड़े इलाके से जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता है। और न जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। नीचे समुंदर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह होती है उनके टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। अब पता चला पर्वत कैसा होता है, तो जिसका शिखर छोटा हो और आधार चौड़ा हो। जैसे ये हो गया आधार और यहाँ हो गया छोटा सा है ना, ये हो गया शिखर। यह आसपास के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होती है, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। कुछ पर्वतों पर क्या होती है, हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। और जो नदियां जो बर्फ से जमी होती है उन्हें कहा जाता है हिमानी, है ना। बर्फ की जो नदियां होती है, जमी हुई बर्फ की नदियां, उसे हिमानी कहा जाता है।
यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कम करने का रीजन क्या है, कारण क्या है? कठोर जलवायु। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है ना। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब बहुत से पर्वतों से मिलकर बनता है, जिसे ही पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, है ना, क्रमशः कहाँ से? एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय कहाँ की? तो एशिया की। आल्प्स कहाँ की? यूरोप की। तथा एंडीज कहाँ की? तो दक्षिण अमेरिका की क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पाया जाता है? एशिया में। आल्प पर्वत श्रृंखला कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत, दूसरा है बरहंसोथ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय तथा आल्प्स, हिमालय जो एशिया में पाया जाता है, आल्प्स जो यूरोप में पाया जाता है, ये कैसा है? वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है। जिनकी सतह क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है तथा शिखर शंक्वाकार होती है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। लगातार जो अपर्दन होती गई यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ? यह पर्वत श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, है ना, उत्तरी अमेरिका के कौन सा? अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, है ना। अपलेशियन पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। यूराल पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। चलिए आगे। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत, है ना, प्रशांत महासागर में एक पर्वत स्थित है मोनोकी, जो कि हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर, है ना, कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, जब बहुत बड़ा भाग क्या होता है? टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हर्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका या भ्रंश कहा जाता है। द्रोणिका, भ्रंश। यूरोप की राइन घाटी कहाँ? यूरोप की, तथा वोल्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। देखिए, उत्खंड भ्रंश, ये ऊपर उठ होती है, जो नीचे धंस जाती है उसे द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत, है ना, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, है ना, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तथा जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके ये हैं जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। और हिमानी किसे कहते हैं? जो बर्फ की नदियाँ होती है। जलाशयों के जल
को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। नदी घाटियाँ और वेदिकाएं क्या होती है? कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। किससे? तो वनों से। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। स्कीइंग क्या है? पर्वतों के प्रचलित खेल है। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग ये पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? ये ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण हो रहा है और इस खेल का नाम बताना है कि ये कौन सा है। चलिए पठार के बारे में पढ़ते हैं। हम पर्वत के बारे में पढ़ लिए, अब पठार के बारे में पढ़ते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मतलब शंकुआकार नहीं होता है, नुकीला नहीं होता है, बल्कि सपाट होता है। इस तरह से किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों में एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठारों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक होती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है ना। जिस तरह अरावली पर्वत पुराने पर्वतों में से एक थे, उसी तरह दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं, है ना। पुराने पठारों का उदाहरण कौन कौन सा है? केनिया, तंजानिया तथा युगांडा ये अफ्रीकी पठार हैं तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार क्या है? पुराने पठारों के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पाया जाता है? तो तिब्बत का पठार तिब्बत में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक होता है। ये पठार की ऊंचाई कितनी है? 4000 से 6000 मीटर तक है। कहाँ का? तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार जो कि केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पठार है, ये किस लिए? सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार हमारे झारखंड राज्य की तरफ फैले हुए हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंदरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है ना। छोटा नागपुर पठार कहाँ? तो झारखंड में पाया जाता है और स्वर्णरेखा नदी वहाँ से गुजरती है। वही नदी जब नीचे गिरती है बहुत से पठार के नीचे, तो वहाँ हुंदरू जलप्रपात का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम हुंदरू दिया गया है। तथा कर्नाटक में भी जोग जलप्रपात है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है।
लावा पठार जो होती है वहाँ पे क्या होती है, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब पढ़ते हैं पठार के बाद मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। अधिकांश मैदान किससे बने हैं, नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है ना। नदियाँ क्या होती है, पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित करती है। किसको, पर्वतों को वहाँ से छोटे छोटे कण को ऊपर से नीचे लाती है, अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों क्या क्या, जैसे पत्थर, बालू, सील्ट, उनको क्या करते हुए घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है ना। मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए वहाँ पर खेती की काफ़ी प्रचुरता पाई जाती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समझ गए, देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा, तो भारत में गंगा का मैदान। चलिए, मैदान भी हो गया। अब पढ़ते हैं स्थल रूप एवं लोक के बारे में। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्राकृतिक के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। स्वच्छ भारत स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं।
इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ऊंचाई में होते हैं, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होती है, पठारों की ऊंचाई उससे थोड़ी सी कम होती है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों में पाई जाती है ना। हिमानी किसको कहते हैं? तो जो नदियाँ बर्फ की नदियाँ होती है उसे हिमानी कहा जाता है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स है। खाली स्थान भरे समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समतल भूमि है तो मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स कैसे पर्वत हैं? तो वलित पर्वत हैं। देश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। डेस श्रृंखला, डेस पर्वतों का एक क्रम है, तो श्रृंखला एक पर्वतों का क्रम है। डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, तो मैदानी क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे।